नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए स्टडी परिवार में। हमारी संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं करंट से संबंधित हैं, यानी कि जो भी टॉपिक करंट में रहते हैं, जो मुद्दे करंट में रहते हैं, कहीं न कहीं चर्चाओं में रहते हैं, उनसे संबंधित होके, उन टॉपिकों से, उन विषय से संबंधित यदि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुटअप किए हैं यूपीएससी ने, तो वो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मुद्दे चर्चाओं में रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यदि आपको उनको उन टॉपिकों से संबंधित, यानी कि आप समझिए कि इन क्वेश्चन के जरिए हम आपको वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यूपीएससी में कोट एडिशनल पूछे जाते हैं। देखिए, करंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर करते हैं। आप वो क्वेश्चन क्यों नहीं कवर करेंगे फिर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि उनको मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके फिर से पूछा जा सकता है। तो वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिससे कि आपको वो मुद्दे कवर हो जाएं जो आप लोगों के लिए जरूरी हैं। इसी का 8वां पार्ट ये है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो 2018 के अंदर आया है। उसके अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्यों विचार कीजिए? ये जो देश 6 देश दिए गए हैं, हमें इनमें जानना क्या है। देखिए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि उनसे पूछ ले जाता है कि निम्नलिखित कुछ चीजें नीचे दी गई हैं, उन पे आप विचार कीजिए। फिर क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन होता है वो यहां पर दिया होता है, जैसे इसमें दिया गया है कि उपरोक्त में से कौन कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से एक है। यानी कि जो 6 कंट्रियां दी गई हैं, वो किन किन के साथ मुक्त व्यापार भागीदार में सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और पूछा गया था 2018 के अंदर। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री दी गई हैं? ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, कनाडा, चीन, भारत, जापान और यूएसए। ठीक है, 6 कंट्रियां हमें दी गई हैं जो आसियान मुक्त भागीदारों से संबंधित है। ठीक है, इनके साथ मुक्त व्यापार भागीदारी जो है आसियान की है। अब वो कौन कौन सी कंट्रियां हैं, कौन सी नहीं हैं, ये हमें इसका आंसर हमें देना है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये। देखिए, क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी जो है, यानी कि आर्थिक भागीदारी है, जिसको हम RCEP के नाम से जानते हैं, जो कि क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी के एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे हम FTA के नाम से जानते हैं, जो आसियान के 10 देशों, यानी कि जो उसके सदस्य देश हैं वो, और 6 अन्य देश कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और न्यूजीलैंड है। ये वो 6 कंट्रियां हैं जो अन्य देश हैं, 10 इसके सदस्य देश हैं, जिनके साथ आसियान मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ठीक है, वस्तुतः क्या है कि औपचारिक जो शुरुआत है वो हुई थी 2012 के अंदर। कहां पे? कंबोडिया में आयोजित जो 21वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी वार्तालाप जो है वो शुरुआत हो गई थी। देखिए, RECP के सदस्य देशों की कुल जो GDP है वो लगभग 24 ट्रिलियन है, यानी कि 24 ट्रिलियन डॉलर है, और इनकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 39% है। ये बेसिक जानकारी है, क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजें जो हैं, जो आपको मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम जानकारियां इसमें ऐड कर देते हैं कि जिससे आपको ये भी जानकारी मिल जाए। ठीक है, आइए इसके सदस्य देश के बारे में जान लेते हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये 10 कंट्रियां हैं। और इनके अलावा जो अन्य 6 सदस्य हैं वो हैं, सदस्य नहीं है जो इनके, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के सहभागी देश हैं। ठीक है, 10 से सदस्य हैं और 6 ये सहभागी जो पार्टनर हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको मिल गई। देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन देखना था, इसका आंसर निकालना है, तो हमें किन कंट्री के ऊपर देखना पड़ेगा? मीन 6 कंट्रियों के ऊपर। कौन कौन सी हैं ये? ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान में रखना, चीन है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और न्यूजीलैंड है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आसियान है, ठीक है, जो संगठन है, उसका मुक्त व्यापार भागीदारी कौन कौन से हैं? ये 6 कंट्रियां उसने हमसे दी थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल है। कनाडा नहीं है, कनाडा हमने कहीं पर उसमें नहीं देखा है। ठीक है, तो कनाडा नहीं है। चाइना, चाइना बिल्कुल चाइना है। भारत है, जापान भी है,
मगर यूएसए नहीं है। तो कनाडा और यूएसए नहीं है। बाकी जो 4 कंट्रियां वो है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, भारत है और जापान है। ठीक है, तो 2 और 6 नहीं है, तो 2 और 6 की में नहीं है, सी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आया है 2017 के अंदर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो कि 3 हैं और हमें उनमें चेक करके बताना है कि कौन सा सही है। बेसिक विषय पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, चुनाव आयोग पे क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, यानी कि जो निकाय है वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो चुनाव आयोग है, ठीक है, वो 5 सदस्यीय है। ये पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और आम चुनाव या उप जो चुनाव होते हैं वो दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। कौन तय करता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वो गृह मंत्रालय तय करता है। ठीक है, और तीसरा जो कथन है वो बोल रहा है कि चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके विभाजन, उनके विलय से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका समाधान करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ये 3 बातें जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, उसकी सदस्यता के बारे में पूछ रहा है कि कितने सदस्य होते हैं चुनाव आयोग के अंदर। दूसरा बोल रहा है कि जो आम चुनाव है और उपचुनाव है वो गृह मंत्रालय से कार्यक्रम तय करता है। क्या यह सही है या गलत है, ये हमें चेक करना है। और चेक करना है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका विभाजन हो जाते हैं या 2 राजनीतिक दल जो है उनका विलय हो जाता है, उनका समाधान यानी कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं तो उनका समाधान कौन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं जो 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है वो आ गया है, वो रिपीट नहीं होने वाला है। तो अन्य क्या डाला जा सकता है, क्या मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या नॉलेज हम, यानी कि यहां से तो रिवीजन हो जाता है उन टॉपिकों का जो कहीं ना कहीं पिछले इंपॉर्टेंट भी हैं, जो चर्चाओं में रहते हैं, उनका रिवीजन आपका हो गया, टॉपिक का रिवीजन हो गया और आपको थोड़ा पैटर्न का पता चल गया है। यहाँ से पैटर्न का पता चल जाता है कि हाँ इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग, जिसको हम चुनाव आयोग भी बोलते हैं, यानी कि उसका नाम जो है चुनाव आयोग भी है और निर्वाचन आयोग भी। ठीक है, जो स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी कि कौन सा निकाय है? ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ चेंजेस करके। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम करंट से लेते हैं, वो टॉपिक की पूरी नॉलेज देते हैं, वो पैटर्न आपको समझाते हैं और समझाते हैं कि कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि किन चीजों को डाला जा सकता है उन क्वेश्चन के अंदर। जो कथन आपके सामने आते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। चुनाव आयोग का क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। यदि आप सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ते ही होंगे, बहुत बार रिवीजन करते होंगे चुनाव आयोग का। फिर भी जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, ऐसा क्यों? और बेसिक की चीजें पूछता है यूपीएससी, बहुत सारे क्वेश्चन में बेसिक चीजें पूछता है, फिर भी गलती करके आते हैं। तो ध्यान नहीं देते हैं चीजों को, ऐसा मानते हैं कि इग्नोर करते हैं कि बहुत छोटा टॉपिक है, कई बार रिवीजन कर चुके हैं, शायद मैं गलती नहीं करूंगा। फिर भी जब वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है एग्जाम हॉल के अंदर तो गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा ना हो, यही हम प्रैक्टिस आपकी करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो संघ के अंदर चुनाव होंगे या राज्य के अंदर चुनाव होंगे उसकी प्रक्रिया का संचालन कौन करेगा? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, दूसरा है कि यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का संचालन करता है। ठीक है, अब यह प्रावधान की बात आती है कि संविधान के अंदर जो इनको शक्तियां दी गई है, जो इनके कार्य हैं, कार्यकाल होगा, इनकी पात्रता होगी, इसका जिक्र कहाँ है संविधान के अंदर? यह भी तो एक कथन हो सकता है कि कहां से कहां तक जिक्र है। चुनाव आयोग का जिक्र जो संविधान के अंदर है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है या फिर किन अनुच्छेद के अंदर है? तो वो है अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर। आयोग की सदस्यता की शक्ति क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनकी पात्रता से संबंधित जो है जानकारी कहां पर दी गई है? अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर इस तरह की जानकारियां दी गई हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी एक कथन क्रिएट कर सकते हैं। क्या 325 या 326 या 329 या 324 इससे संबंधित है चुनाव आयोग से? बेसिक रूप से पूछा जा सकता है। देखिए आगे चलते हैं कि चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो है आयुक्त होते हैं। ठीक है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य इसके अंदर होते हैं। कथन में क्या बोला गया है? कथन में बोला गया है कि चुनाव आयोग के 5 सदस्य होते हैं। तो पहला कथन तो यही गलत हो जाता है। ठीक है,
तो पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें चेंजेस हुए थे जब संविधान का निर्माण था, यानी कि संविधान लागू किया गया था, तब अकेला ही सदस्य होता था, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बोल लिया, चुनाव आयुक्त बोल लिया, वो एक ही सदस्य होता था। चेंजेस करके फिर 3 सदस्य किए गए थे, फिर से एक सदस्य हो गया था, फिर चेंजेस करके अब जो है 3 सदस्य हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो कौन नियुक्ति करता है? देखिए, बहुत ही बेसिक चीज है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह भी एक कथन क्रिएट किया जा सकता है। और कार्यकाल का तो किया ही है, आपको आपके सामने है, पीछे क्वेश्चन पूछा गया है और कार्यकाल का एक कथन क्रिएट किया गया है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी कि जो सदस्य हैं यदि उनका 6 वर्ष का, तो उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, या उनकी जो आयु है यदि 65 वर्ष हो जाती है, उनमें जो भी पहले होगा वो उनका कार्यकाल होगा। ठीक है, यानी कि आपकी उम्र जो है 65 साल हो गई, या फिर आपका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तो यानी कि आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ठीक है, कार्यकाल कितना टाइम का हो गया? 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि जो क्वेश्चन है उनका कार्यकाल जो है मान लिया 5 वर्ष का बोल दिया जाए, या फिर अन्य कोई चीज बोल दिया जाए, तो ये चीजें आ सकती हैं, कथन में क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, उनका दर्जा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और उनके समान वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। देखिए, मैं आपको यह भी बताता हूं कि कैसे मॉडिफाई क्वेश्चन को किया जा सकता है, यानी क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन आया है और उसमें कथन बोल दिया गया है कि जो उनका दर्जा होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अब कर दिया ना। देखिए, ध्यान तो रहता है कि आपने उसको रीड किया है, पढ़ा है, कई बार रिवीजन किया है, तो काफी बार जो प्रेशर में है इंसान भूल जाता है कि न्यायालय से संबंधित तो था कि हाँ, न्यायालय के न्यायाधीश के समान तो होता है, उनका जो पद हटा सकते हैं, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो भी न्यायालय से संबंधित है, उनका जो वेतन भत्ते होते हैं वो भी न्यायालय से संबंधित है, मगर ये याद नहीं आ रहा है कि उच्च न्यायालय से है या सर्वोच्च न्यायालय से है। अब ये भी मॉडिफाई किया जा सकता है, ये कथन में डाला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, उनके समान भत्ते होते हैं, उनके समान ही उनका वेतन होता है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उनको हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया इनकी भी होती है। ठीक है, चुनाव आयोग के आम चुनाव व उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्य करता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन के अंदर है, और यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विधेयक संबंधी विवाद को हल करता है। देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव व उपचुनाव के संचालन का कार्य करता है, जबकि कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो ये भी गलत हो चुका है। ठीक है, अब इसने बोला कि चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। देखिए कि यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व विभाजन के विलय से संबंधित को हल करता है, जो विवाद होते हैं उनको हल करता है। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है कि इसका सिर्फ 3 नंबर ही सही है, यानी कि 3 का जो कथन है वो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सही है, यानी कि आंसर तो हमें पता चल गया कि डी है। बेसिक जानकारी लेते हैं जो आप यहाँ पर सीखने आए हैं, क्वेश्चन को के अलावा जो आप चीजें सीखने आए हैं। ठीक है, यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विभाजन करता है, ये चीज मिल चुकी है। आगे चलते हैं। यह इलेक्टोरल रोल तैयार करता है और इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र जारी करता है। अब देखिए, जैसा कि इसमें बोला गया है कि आम चुनाव व उपचुनाव संचालन जो है वहां पर बोल देगा कि गृह मंत्रालय करता है। ये भी चीज बोली जा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक फोटो जो पहचान पत्र जारी करता है वो गृह मंत्रालय करता है। मान लीजिए, देखिए यही कहीं मॉडिफाई हो गया क्वेश्चन, तो ये चीजें सीखने लायक होती हैं। ठीक है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और इसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जो महाराष्ट्र के अंदर अभी हलचल आपको संघर्ष देखने को मिला, जो है जो उद्धव ठाकरे और जो शिंदे हैं उनके बीच जो है पार्टी टकराव हो गया था, विभाजन हुआ पार्टी का और उसके बाद टकराव हो गया, तो वहां पर जो चिन्ह है, जो लड़ाई हुई, तो वो किसने हल की? वहां पर कौन एक्टिव रहा? वो चुनाव आयोग है। ठीक है, यह राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है और सभी राजनीतिक दलों के प्रति उम्मीदवार प्रचार खर्चा की जो सीमा होगी वो निर्धारित करता है। ये कौन निर्धारित करेगा कि क्या खर्चा होगा एक उम्मीदवार का? चुनाव आयोग। ठीक है, और आदर्श आचार संहिता कौन जारी करेगा? चुनाव आयोग करेगा। देखिए, इतना संघर्ष रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और ये राजनीतिक में हलचल होती ही रहती है कि पार्टी में विभाजन हो गया, कहीं पर विलय हो रहे हैं,
जो चीन है उनके लिए जो है लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट होता है, परिस्थिति तैयार होती है, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने एक क्वेश्चन 8वें पार्ट में रखा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आया है 2019 के अंदर। पूछा गया है, 3 कथन हमारे सामने रख दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, हमें बताइए। और देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है। पहला कथन बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण जो है वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। यानी कि जो कोयले के क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किसके काल में हुआ था, इंदिरा गांधी के काल में, ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है। अब ये हमें पता लगाना है कि वाकई हुआ था या फिर किसी और कार्यकाल में हुआ था या कब हुआ था, ये भी हमें पता लगाना है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है कि वर्तमान में जो कोयला ब्लॉक का आवंटन है जो दिया जाता है, जो कंपनी है उनको दिया जाता है वहां खनन करने के लिए, वो लॉटरी के आधार पर दिया जाता है। यानी कि जो आवंटन होगा, ब्लॉक का आवंटन, क्षेत्र का आवंटन किया जाएगा कि आप यहाँ पर जाके उसका खनन कीजिए, वहां पर खनन कीजिए, तो वो किनको दिया जाएगा, लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन का दूसरा कथन बोल रहा है। तीसरा कथन क्या बोला है कि भारत हाल ही के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। यानी कि तीसरा कथन बोल रहा है कि अभी तक हम आयात करते थे, ठीक है, मगर अब हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं कोयले के उत्पादन में, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो वो क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, आइए ये चेक कर लेते हैं। देखिए, वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी सरकार के तहत कोयला क्षेत्र को 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था, 1972 में किया गया था। किसके सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। इसका मतलब तो पहला कथन तो सर सही है, पहला कथन तो हो गया सही। ठीक है, और कोयले का ब्लॉक का आवंटन लॉटरी के आधार पर न होकर नीलामी के माध्यम से किया जाता है, ना कि लॉटरी के। देखिए, एक तो हास्यास्पद सा जो है कथन है कि लॉटरी के आधार पर क्या किसी को आवंटन किया जा सकता है ब्लॉक का। तो ये तो बेसिक चीज होती है, मगर क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि ये भी चीजें इंसान गलत कर बैठता है। तो इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और एक ऐसे टीचर की जरूरत होती है कि आपको बताए कि कैसे चीजों को मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे ही रिलेट होके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, लॉटरी के आधार पर नहीं होता, बेसिक चीज है, नीलामी के आधार पर ही होता है। आप बोली लगाते हैं जाके कि हाँ मैं इतने में कर देंगे, इतने में कर देंगे, उस तरह के नीलामी के आधार पर किया जाता है। तो दूसरा कथन गलत हो गया, जैसे कि हमने देखा। तो कोयला क्षेत्र में भारत एकाधिकार क्षेत्र है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लेकिन एकाधिकार फर्मों द्वारा कोयला उत्पादन की अक्षमता के कारण क्या है कि घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात हम अभी भी करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ सर, आत्मनिर्भर अभी हम नहीं हुए हैं, तो तीसरा भी गलत हो गया, केवल पहला सही है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था, 2000 में इस क्वेश्चन जो आया था 2019 के अंदर, इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या देना चाहिए था, इसका आंसर देना चाहिए था ए, यानी कि केवल एक इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2014 के अंदर, और जो क्वेश्चन है वो संबंधित है परवाल भित्तियों से, यानी कि निम्नलिखित में से किन में परवाल भित्तियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया गया है, कच्छ की खाड़ी दी गई है, मन्नार की खाड़ी दी गई है, और सुंदरवन दिया गया है। ये 4 हमारे सामने क्षेत्र रख दिए गए हैं, और इनमें पूछा गया कि कहाँ कहाँ पर परवाल भित्तियां मिलती हैं, कहाँ कहाँ परवाल भित्तियां हैं। ठीक है, अब हमें इसका पता लगाना है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। और दुनिया के अधिकांश जो प्रवाल भित्तियां हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के भीतर, यानी कि जो 30 डिग्री एन और जो नॉर्थ है, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच मिलता है। देखिए, ये फैक्चुअल जानकारी है, मगर यदि वहां पर जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर ऐसा क्वेश्चन चेंज करके प्रवाल भित्ति से संबंधित चेंज की प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पर मिलती है या अधिकांश कहाँ पर मिलती है, ये अक्षांश मान लीजिए आप पीछे से भी देते हैं, किसी भी स्टेट का पीछे से आप दे रहे हैं और आप देख रहे हैं वीडियोस को, तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है कि जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो है, यहाँ चेंज करके मान लीजिए 40 कर दिया जाए या फिर 60 कर दिया जाए, इस तरह का क्षेत्र वहां पे ले ले जाए और ऑप्शन दे दी जाए कि 30 से 30, मान लीजिए 60 से 60 या फिर 30 से 40, ऐसा कुछ करके जो है कथन जो है बना दिए जाए, जो ऑप्शन आपको दे दिए जाए। वहां पर आप गलती कर बैठेंगे तो आपको हमारी वीडियो नहीं दिखी या फिर आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कहाँ पर ज्यादा मिलती है, अधिकांश क्षेत्र कहाँ पर है,
30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि इन परिस्थितियों में होती है, किन किन में? वहां पर लगभग 22 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस की अधिमानित तापमान की सीमा होनी चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए? 22 से 30 डिग्री के बीच में। परवाल की वृद्धि के लिए पानी की गहराई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो पानी की गहराई है वो कितनी होनी चाहिए? 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। फैक्चुअल जानकारी है, आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, परवाल केवल खारे पानी में रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर दिया कि परवाल जो है वो खारे और नॉर्मल पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा चीजें चेंज कर दी जाए। उनके समुचित विकास के लिए कितनी लवणता की आवश्यकता है? 27% से 40% तक की होनी चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है और यहीं से क्वेश्चन चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं तो वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। दुनिया की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, फिलीपींस के प्रदेशों में स्थित है। और सही में भी तो कुछ क्वेश्चन दे रहा था कंफ्यूजन करने के लिए कि क्या वाकई सही है कि दुनिया की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के प्रदेशों के अंदर हैं। ये भी एक कथन क्रिएट कर दिया गया। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप जाके वहां असमंजस में पड़ जाएंगे कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, मैं इसको लगाऊं या ना लगाऊं। तो ये भी एक कंफ्यूजन पैदा करने का तरीका है यूपीएससी का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रवाल भित्तियों को सबसे अधिक उथले, गर्म, साफ पानी के कारण प्रशांत और हिंद महासागर में उगाया जाता है। ठीक है, भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में उत्तर पश्चिम तट, केरल के तट, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप, तमिलनाडु में दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्व भारत में पाक की खाड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जानकारी क्या क्या मिली हमको, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं भारत प्रवाल भित्तियां। ठीक है, अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर तो हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, कच्छ की खाड़ी ये भी है, कच्छ की खाड़ी भी है। गुजरात राज्य में उत्तर पश्चिम तट, केरल तट के दक्षिण पश्चिम अरब सागर, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के दक्षिण मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी भी वहां पर है। और दक्षिण पूर्व पाक में पाक की खाड़ी में भी ये है। तो चेंज करके भी पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने आपको काफी नाम बताए हैं, तमिलनाडु में दक्षिण की मन्नार खाड़ी है, लक्षद्वीप भी है, दक्षिण पूर्व भारत में पाक की खाड़ी भी है। मान लीजिए ऑप्शन चेंज कर दी गई अब की बार, ये ऑप्शन नहीं लिए गए, कुछ अन्य ऑप्शन ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो देखिए आंसर हमें मिल चुका है कि 1, 2 और 3 में तो परवल की पत्तियां हैं, मगर सुंदरवन में नहीं है। ये मैग्रोवन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, कई बार हमने भी पढ़ा है कि ये सुंदरवन जो है मैग्रोवन के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 नहीं, 1, 2, 3 इसका आंसर है, यानी कि ए इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे सही उत्तर के लिए पूछा गया था। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2018 के अंदर। उसमें क्या पूछा गया है? उस दो संबंधित है बैरन द्वीप से, चर्चाओं में रहा है। और इस तरह के कोई भी द्वीप जो चर्चाओं में रहता है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ टाइप भी समझाए जा रहे हैं, यानी कि हम आपको बताते हैं कि कोई भी द्वीप वो किसी वजह से यदि चर्चाओं में है, चर्चाओं में बना हुआ है, खबरों में बना हुआ है, तो आप ध्यान देके उनके जो फैक्चुअल जानकारी है उसके बारे में नॉलेज जो है वो गेन करके एग्जाम के अंदर जाइएगा। ठीक है, देखिए बैरन द्वीप के बारे में जान लेते हैं कि बैरन, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पहला कथन ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। देखिए, यदि कोई भी चीज बहुत ज्यादा चर्चा में होती है तो इस तरह की फैक्चुअल जानकारी भी पूछ ली जाती है कि वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, बेसिक रूप से यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन नहीं करता है, मगर यदि कोई चीज पर्टिकुलर रूप से बहुत ज्यादा चर्चाओं में है तो ये जानकारी भी पूछ ली जाती है कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा कथन क्या बोला गया है कि पिछली बार 1991 में बैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और तब से यह निष्क्रिय है, यानी कि उसके बाद कोई विस्फोट नहीं हुआ था। इससे पहले जब विस्फोट हुआ था वो 1991 में हुआ था, ये तीसरा कथन बोल रहा है। तो क्या वो इतनी ही दूरी पर है, या 1991 में ही बस जो लास्ट विस्फोट हुआ था वो 1991 में ही हुआ था, 140 किलोमीटर दूरी पर ही पूर्व में स्थित है निकोबार से, ग्रेट निकोबार से? क्या ये सही है? क्या वो भारत का एकमात्र जब सक्रिय ज्वालामुखी है? ये हमें चेक करना है, आइए चेक करते हैं। देखिए, ये है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, आप इसका चित्र देख सकते हैं। आइए इसकी कुछ फैक्ट जानकारी ले लेते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये तो हो गया, पहला कथन तो हो गया हमारा सही। ठीक है,
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान सागर में अंडमान द्वीप के दक्षिण तट जो भाग है, वहां पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूरी पर बैरन द्वीप स्थित है। तो ये कुछ गड़बड़ होती नजर आ रही है कि बैरन द्वीप से ग्रेट निकोबार के बीच की दूरी है वो जो दी 140 किलोमीटर दी गई है उससे अधिक है, यानी 140 किलोमीटर प्लस की दूरी है। ठीक है। अब जो ये पोर्ट जो जो दूरी दी गई है वो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूरी पर है, ना कि ग्रेट निकोबार से। तो ये जो कथन है, सेकंड कथन दिया गया है वो गलत हो जाता है। ठीक है। आइए आगे जानकारी ले लेते हैं। ज्वालामुखी का जो पहला रिकॉर्डेड विस्फोट हुआ था वो 1787 में हुआ था। कब हुआ था पहला विस्फोट? जो रिकॉर्ड में है वो है 1787 में हुआ था, और पिछले 100 वर्षों में कम से कम 5 बार विस्फोट हो चुका है, और इसके बाद अगले 100 वर्षों तक यह निष्क्रिय रहा। ठीक है। 1991 में बड़े पैमाने पर इसमें विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है हर 2-3 वर्षों में विस्फोट दर्ज किया गया है, यानी कि हर 2-3 वर्ष में विस्फोट होता रहता है। नवीनतम विस्फोट जो हुआ था वो 2016 के अंदर हुआ था। तो जो कथन में बोला गया है कि 1991 के बाद विस्फोट हुआ ही नहीं है, तो ये भी कथन जो है वो गलत है। कब हुआ था जो लेटेस्ट विस्फोट है, मान लिया पूछ लिया जाए 2016 में, याद रखिएगा कि 2016 में लास्ट विस्फोट हुआ था बैरन द्वीप के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? एक कथन सही है, सही हमसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2021 के अंदर आया था। क्या है, यूपीएससी कुछ बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन भी पुटअप करती है। ठीक है, जैसे कि ये किया गया है कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है। सबको पता है कि ये अनुच्छेद 21 के अंदर है। अब ट्विस्ट आता है कि सर फिर आपने क्यों ये क्वेश्चन क्यों लिया है। देखिए, कुछ जो होते हैं ना, कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं जो एग्जाम भर देते हैं, उनको जानकारी नहीं है, सीरियस नहीं होते हैं, फिर देखने के लिए कि मैं एक बार देखता हूँ एग्जाम, देखिए कैसा एग्जाम आता है, वो एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं, तो बहुत उत्साहित ना हो जाएं, कुछ लोग ऐसे ना लगे, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है। और इसके कुछ अन्य कारण भी हैं, अन्य पहलू से क्वेश्चन पूछ। तो हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, अब आता है यहाँ बात। तो हमने इसलिए लिया है कि कुछ अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मॉडिफाई करके कैसे ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड किया जा सकता है। और यदि आपने सीरियस होकर चीजों को नहीं रीड किया है तो आप गलती कर सकते हैं इस बेसिक क्वेश्चन में, निजता अधिकार के क्वेश्चन के अंदर ही। आइए देख लेते हैं। ठीक है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 के अंदर इस मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। कौन से मामले के अंदर? पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 के अंदर। अब मैं जो बोल रहा था कि मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, मामले रख के मॉडिफाई किया जा सकता है कि पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017, 3 मामले और ऐड कर दिए गए जो कहीं ना कहीं इससे आसपास ही हैं, तो वो मामले ऐड करके ऐसे नाम रख दिए गए जो आपने नहीं सुने हैं। ऐसे भी तो होता है ना, कुछ मामले, हर मामले तो नहीं पढ़ पाते हैं, तो पुट्टा स्वामी रख दिया गया, ए या बी या सी पे कोई अन्य रख दिए गए। तो देखिए क्या होगा, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। जिसको थोड़ा सा सीरियस हो गया, गहराई से स्टडी नहीं की है कि निजता अधिकार जो बनाम भारत संघ था वो किस मामले के अंदर ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया था, किस मामले के अंदर किया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मान लीजिए यही से क्वेश्चन है, लो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि निजता के अधिकार का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार किस मामले के अंदर घोषित किया गया था। उसमें पुट्टा स्वामी भी है और अन्य 3 मामले भी हैं। जो कि सीरियस होकर नहीं पढ़ा है या हमारी वीडियो नहीं देखी है फंस जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण में दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निजता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को पहचानती है, और निजता पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इससे कोई भी अतिक्रमण वैधता, आवश्यकता व अनुपातिकता पर आधारित होना चाहिए। ये इसकी बेसिक जानकारी थी। आंसर आपको पता ही है कि आंसर इसका सी होना चाहिए। कोई भी 2021 के अंदर दिया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ मैंने भी ये क्वेश्चन देखा है और मैंने इसका आंसर क्या लगाया था। यदि जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि यदि मामला पूछ लिया जाता तो क्या आप उसका आंसर दे पाते, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी जो हमने लिया है वो 2018 के अंदर पूछा गया था और वो भी निजता के अधिकार से ही संबंधित था। बेसिक क्वेश्चन है, बस हमने रिलेट करके कि इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, टाइप भी होता है। ठीक है, निजता के अधिकार को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में सुनिश्चित किया जाता है और भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित है, यानी किससे संबंधित है। निजता का अधिकार है, आप जानते हैं इसका आंसर सी है, क्योंकि अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटीकृत दी गई स्वतंत्रता के अंदर ये आता है, तो ये लेट है सी से, इसका आंसर हो जाता है सी। यदि आप 2018 में आपने आंसर यानी कि आपने पेपर दिया है तो इसका आंसर आपने लगा के आना चाहिए था सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सही हैं। तीन कथन दिए गए हैं, तीनों जो है मीथेन हाइड्रेट से संबंधित है। आइए देख लेते हैं कि मीथेन हाइड्रेट से संबंधित क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है कि जो भूमंडलीय तापमान के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है यदि उसकी वृद्धि होती है, यदि ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक होता है तो जो निक्षेप हैं वहां से जो मीथेन गैस उनके अंदर होती है वहां से निर्मुक्त यानी कि उनसे बाहर आ सकती है। यदि वो पिघलना स्टार्ट हो गया, वहां से उसके निक्षेप से टुकड़े हो गए, वो पिघल गया, तो वहां पर क्या है मीथेन उत्सर्जित हो सकते हैं, निर्मुक्त हो सकती है, इसको प्रेरित कर सकता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है, दूसरा कथन बोल रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं ये दूसरा कथन पूछ रहा है, और उसने बताया है कि वो उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्री स्तर के नीचे पाए जाते हैं। तो क्या सही है, क्या वही स्थान है, ये चेक हमें करना है। तीसरा कथन बोल रहा है कि वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि 1 या 2 यानी कि 9-10 साल या 15 साल के बाद जो है जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मीथेन हाइड्रेट है क्या। पहले तो इस बात को समझे कि ये है क्या जिसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किया। यदि आप नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। मीथेन की बड़ी लेकिन खराब रूप से मात्रा समुद्री तल के नीचे तलछट में फंस जाती है। कहां पर, नीचे समुद्र के अंदर जो पानी है, पानी की बर्फ के रूप में जम जाती है और इसे मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। कहां पर, यानी कि बर्फ है। मीथेन हाइड्रेट क्या है, बर्फ है। आप समझ रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया यार, मीथेन हाइड्रेट है। यदि किसी ने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है तो जानता ही है, जिसको नहीं पढ़ा है तो वो समझ रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज है। मीथेन हाइड्रेट एक बर्फ है जो केवल स्वाभाविक रूप से उप सतह में होती है, जहां तापमान और दबाव की जो स्थिति है वो गठन के अनुकूल हो, यानी कि जहां पर इस तरह की बर्फ जम सके, मीथेन उसके अंदर हो, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सके, इस तरह परिस्थिति तंत्र हो, यानी कि दाब और तापमान जहां उसके अनुकूल हो। ठीक, जहां पर परिस्थितियां अनुकूल होंगी वहीं पर ही वो संरचना क्रिएट होगी, वहीं पर वो चीजें बनेंगी जहां पर उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल, उसके होने के अनुकूल है। यानी कोई घटना हो रही है तो वहीं पर ही होगी जहां उस तरह की परिस्थितियां हैं, उस घटना की होने की परिस्थितियां हैं। तो जहां पर भी ऐसा होगा, जहां पर इस तरह का तापमान होगा, दाब होगा, वहीं पर जो है जो बर्फ बनेगा, यानी मीथेन हाइड्रेट होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के 4 वातावरण में मीथेन हाइड्रेट का निर्माण और स्थिरता के उपयुक्त तापमान व दबाव की स्थिति होती है। वो कौन कौन सी है, यानी कि 4 तरह के वातावरण को चाहिए, 4 चीजें की चीजें चाहिए यदि वो ये घटना होना है, यानी कि मीथेन हाइड्रेट बनना है तो 4 चीजें हमें चाहिए। कौन कौन सी हैं, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के नीचे तलछट व तलछटी चट्टाने की इकाइयां हों। ठीक है, महाद्वीपीय मार्जिन के साथ तलछटी जमा हो। ठीक है, अंतर्दृशीय झीलों व समुद्री के गहरे पानी के तलछट हो, आर्कटिक बर्फ के नीचे हो। तो देख आप समझ रहे हैं कि हमें क्या मिल चुका है, हमें एक कथन का आंसर मिल चुका है। वो कौन सा है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप जो है वो उत्तरी ध्रुव टुंड्रा और समुद्र स्थल के नीचे हो जाने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि अंतर से झीलों और समुद्र के गहरे पानी के तलछट व आर्कटिक बर्फ के नीचे हो, तो वो हमें वो सही है, हमें इसका आंसर मिल चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। कम तापमान पर समुद्र तल पर मीथेन हाइड्रेट्स स्थिर होते हैं, लेकिन यदि पानी और समुद्र तल गर्म हो जाते हैं तो वो हाइड्रेट्स टूट जाते हैं। यानी कि तापमान यदि बढ़ता चला गया, जो तापमान को चाहिए थी उससे अधिक हो गया, तब वहां मौजूद सूक्ष्म जीव ग्रीन हाउस गैस
कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए परिणाम स्वरूप मीथेन गैस का ऑक्सीकरण करते हैं। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि यदि ग्लोबल वार्मिंग हुई यानी कि तापमान बढ़ा तो क्या होगा, जो हाइड्रेट है वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले कथन का आंसर मिल गया कि भूमंडलीय तापमान के कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है निक्षेप मीथेन गैस को निर्मुक्त होने से प्रेरित करते हैं, यानी कि वो निक्षेप टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से उत्सर्जित होनी वहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला कथन भी सही है। ठीक है, तापमान का इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है। ये भी पूछ लिया जाता है क्या मीथेन हाइड्रेट पर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर डालेंगे मीथेन हाइड्रेट संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वहां पर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, और उसमें ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के अंदर कुछ चार कथन दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है, वहीं पर ही मीथेन हाइड्रेट भी है। यदि आपने जाना ही नहीं कि मीथेन हाइड्रेट होता क्या है भाई, इफेक्ट की तो बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि मीथेन हाइड्रेट है क्या। कोई भी चार ऑप्शन के अंदर मीथेन हाइड्रेट रखा हुआ है, आपको नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग से इस पर इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, पहले तो मुझे यही जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपको जानकारी मिल गई कि मीथेन हाइड्रेट है क्या और इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, यदि कहीं भी आपसे इस संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो आप आंसर दे पाएंगे। इस प्रकार बर्फ के पिघलने के कारण ग्लोबल वार्मिंग और इन जमाव में मीथेन गैस के निष्कासन को तीव्र कर सकती है। ठीक है, माने कि तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, मीथेन गैस का निष्कासन होगा, बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, मीथेन वायुमंडल में अपेक्षाकृत अल्पकालिक होती है, और मीथेन एक अणु या 2 दशक के भीतर पानी व कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। कितना टाइम दिया गया है, उसके जो अणु हैं 1 या 2 दशक, वहां पर हमें कितना टाइम दिया गया है, 1 या 2 दशक। इसका मतलब क्या है कि तीसरा कथन भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था, तीनों सही हैं, तो आंसर है डी। यानी कि यदि आपने आपके सामने क्वेश्चन आया है तो आप उसका आंसर जो है वो डी लगा के आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2017 के अंदर, और क्वेश्चन जो संबंधित है वो बीओडी से संबंधित है, यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग से संबंधित है। अब ये जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है, किसके लिए मापक दंड मापदंड होते हैं, यानी कि किसका मापदंड है, ये हमें पता लगाना है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि मापदंड तो है, मगर किसका है ये हमें आप बताइए। अब आपके दिमाग में यदि जिसको नहीं पता है तो उसको एक क्वेश्चन तो ये क्रिएट होगा, भाई पहले तो मेरे को ये बताओ कि बीओडी है क्या। मापदंड तो मैं बाद में बताऊंगा ये किसका है, और जिसको पता है यदि उसको फिर तो जानकारी होगी, यदि अच्छे से नहीं रीड किया है तो उसको ये जानकारी नहीं होगी मापदंड क्या है, किसका मापदंड है। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि रक्त में ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए, यानी कि बीओडी जो है वो क्या रक्त में ऑक्सीजन की माप करती है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की माप करती है, ये पहला कथन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन में है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तर का अवलोकन करने की, यानी क्या वन के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऑक्सीजन की माप करती है। क्या जलीय, तीसरा बोल रहा है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए है, क्या ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण को माप करती है। डी में बोला गया है कि उच्च जो तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए है। ये किसके लिए है, ये पूछ रहा है चार ऑप्शन के, क्या ये उच्च तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तर की माप करती है, या जल में ऑक्सीजन की माप करती है, या वन के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऑक्सीजन की माप करती है, या फिर ये रक्त के अंदर ऑक्सीजन की माप करती है। ये किसकी माप करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर। तो आइए बताते हैं कि बीओडी है क्या, और ये मापदंड किसका है, यानी किसकी माप करती है। देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओटी, जैविक ऑक्सीजन मांग एक विशिष्ट तापमान व समय सीमा पर पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजीवी सूक्ष्मजीव द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि मापदंड जो करती है वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितनी घुली हुई है उसका मापदंड रखती है। यानी कि जो पानी है, जो सूक्ष्मजीव वहां पर रहते हैं, उनको जो आवश्यकता होती है, जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनको जो आवश्यकता होती है, जिस ऑक्सीजन की जीवित रहने के लिए जिस ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है उसकी मापदंड करता है। यानी कि जो ये विधि किसकी है, जो जैविक विधि है वो कौन सी विधि है, जल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको मापती है, उसका मापदंड करती है। ठीक है, बीओडी पानी के अंदर मौजूद कार्बनिक अणुओं के चयापचय की जैविक प्रक्रियाओं के रोगाणुओं द्वारा उपयोग जाने वाली घुलित ऑक्सीजन जो डीओ है
वो कुल मात्रा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक जैविक विधि है, यानी कि इसके द्वारा जल के अंदर जो जीवों को, जो वहां पर जीव हैं, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी माप की जाती है। ठीक है। पानी के मौजूद ऑक्सीजन गैस की कुल मात्रा को घुलित ऑक्सीजन यानी कि डीओ कहा जाता है। यानी कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली रहती है, जो घुलित ऑक्सीजन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको डीओ कहा जाता है। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ, आपको जानकारी मिल गई होगी मापदंड क्या है, यानी कि आंसर तो आपको मिल चुका है, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। यानी कि मॉडिफाई यदि क्वेश्चन करके पूछ ले जाता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों के रासायनिक ऑक्सीकरण को भी नियंत्रित करता है, यानी कि जो अकार्बनिक पदार्थ के रासायनिक ऑक्सीकरण है उनको भी नियंत्रित करता है। ठीक है। ये भी कथन पूछा जा सकता है कि नियंत्रित करता है कि नहीं करता है, किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ध्यान से देखिएगा चीजों को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जैविक ऑक्सीजन की मांग को पर्यावरण प्रदूषण के स्तर के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ऐसा किया जा सकता है? उदाहरण के लिए कार्बनिक पदार्थों का स्तर जो है, यानी कि प्रदूषित जल निकायों को सीवेज में जितना अधिक होगा, बीओडी उतना अधिक होगा। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ का स्तर है वो जितना अधिक पानी के अंदर होगा, वो बीओडी भी उतना ही अधिक होगा। अब ये कथन में डाला जा सकता है, जैविक ऑक्सीजन मांग के रूप में पूछ के बोला जा सकता है कि चार कथन दे दिए गए हैं, उसमें बोला गया है कि कार्बनिक पदार्थ का स्तर जितना अधिक होगा, बीओडी उतना कम होगा। कुछ भी डाला जा सकता है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको कैसे फंसाया जा सकता है। ठीक है। नतीजन, एक उच्च रक्त ऑक्सीजन मांग स्तर का मतलब है कि अन्य समुद्री जीवों जैसे कि मछली के लिए उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है। तो ये जानकारी आपको मिल चुकी है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया जलीय वस्तु तंत्र में प्रदूषण की मापन के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आया है 2018 के अंदर। दो इसमें कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं और जानते हैं कि इनमें कौन कौन से सही है। तो पहला कथन है कि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। क्या ऐसा किया जा सकता है कि नागरिकता व अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा है कि एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या जारीकर्ता व प्राधिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता, ये कथन बोल रहा है। तो ये दो कथन बोल रहे हैं कुछ कि नागरिकता व अधिवास प्रमाण पत्र के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा कथन बोल रहा है कि जो आधार संख्या जारी की गई है उसको समाप्त नहीं किया जाता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड के बारे में जो दो कथन बोले गए हैं, क्या वो जानकारी सही है? आइए ये चेक कर लेते हैं। देखिए, आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को निवासियों की पहचान को सुरक्षित व त्वरित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणित करने में मदद करता है, जिससे सेवा वितरण अधिक लागत व प्रभावी एवं कुशल हो जाती है। ठीक है। भारत सरकार जो है यानी कि UIDAI के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी कि जो पहला कथन है वो तो हो गया गलत साहब, क्योंकि इसमें बोला गया था कि प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, तो वो नहीं किया जा सकता। ठीक है। हालांकि यानी कि UIDAI के आकस्मिकताओं को सेट भी प्रकाशित किया है, जो कि उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है, और मिश्रित या विषम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार निष्क्रिय किया जा सकता है। ठीक है। यदि मिश्रित है या विषम बायोमेट्रिक जानकारी है तो वो आधार जो है वो निष्क्रिय किया जा सकता है। और आधार का लगातार 3 वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। तो ये फैक्चुअल जानकारी है कि 3 वर्षों तक यदि उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो निष्क्रिय किया जा सकता है। यदि बायोमेट्रिक जानकारी का आधार जो है वो उसके आधार पर यानी विषम है, जो मिश्रित है, विषम बायोमेट्रिक जानकारी है, तो भी आधार जो है वो निष्क्रिय किया जा सकता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, संख्या को समाप्त नहीं किया जा सकता और उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो दोनों कथन जो है वो गलत है। आंसर हो के जाना चाहिए था 2018 में डी, इसका आपको आंसर लगा के आना चाहिए था। ठीक है। ठीक है। हमारे संस्था का यह प्रयास है कि आप लोगों की जो तैयारी आप कर रहे हैं, आपको टारगेट लेके चल रहे हैं 2023 को, उसमें हम आपकी हेल्प करें और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में भागीदारी निभाएं। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब कुछ फीडबैक हो तो वो भी हमें दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।